धरातल के रूप बदलने वाले कारक। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं पर्वत और पठार हैं तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। आज के समय की हमारी पृथ्वी के सभी महाद्वीप जैसे आज स्थित हैं, इसी प्रकार से सदैव नहीं थे। वैज्ञानिकों ने कई दशकों के अध्ययन के बाद यह सिद्ध किया कि पृथ्वी पर आज के 7 महाद्वीप करीब 20 करोड़ वर्ष पहले आपस में जुड़े हुए एक बड़े भूखंड के रूप में थे, जिसका नाम था पेंजिया। ग्रीक में पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण भूखंड या ऑल लैंड। पेंजिया के चारों ओर पैंथालसा नाम का महासागर था। धीरे धीरे पेंजिया से उत्तर भूखंड व दक्षिण भूखंड अलग होने लगे। उत्तरी भूखंड से अमेरिका, यूरोप व एशिया महाद्वीप बने, इसे लॉरेशिया कहा गया, और दक्षिण भूखंड को गोंडवाना कहा गया। भारत जो आज उत्तरी ध्रुव में है, उस समय दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और इसके उत्तर में टैथीज महासागर था। पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में गति हुई, जिसके कारण सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए और वर्तमान समय में 7 महाद्वीप स्वरूप में आए। उनके बीच में एकत्रित जलभाग 5 महासागरों के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार महाद्वीपों के निर्माण का यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाया। इन महाद्वीपों के बीच एक रोचक बात देखने को मिलती है। ये सभी महाद्वीप आकृति में आपस में जिगसॉ पजल की तरह हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी भाग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में बिल्कुल फिट बैठता है। इससे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को भी बल मिलता है। यह महाद्वीपीय विस्थापन क्यों हुआ, इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। पृथ्वी के स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित हैं। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट या लिथोस्फीयरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की क्रस्ट शामिल होती है। ये प्लेटें स्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है। प्लेटों की इस गति को विवर्तनिक संचलन या टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा संवहन धारा के रूप में वृत्ताकार गति करता है। मैग्मा की गति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि एक बर्तन में सूप उबालें और उसमें कुछ सब्जियों के टुकड़े डालें, तो उबलते सूप के साथ सब्जियों के टुकड़े गर्म होकर सतह पर आते हैं और सतह पर कुछ ठंडे होकर वापस नीचे बैठते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इसी प्रकार गर्म पिघला मैग्मा गति करता है। ये गतिशील टेक्टोनिक प्लेट्स 3 प्रकार की सीमाओं में होती हैं। पहली, विनाशात्मक या सम्मिलन सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो समुद्र में निम्न स्खलन क्षेत्र या सबडक्शन जोन बनता है। यहाँ पर भारी प्लेट हल्की प्लेटों के नीचे क्षेपित होती है। गहराई में जाकर यह ताप व दाब की अधिकता के कारण पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। इस गहराई को क्षेपण मंडल या बेनियोफ जोन कहते हैं। ऐसे किनारों के सहारे प्लेट्स मुड़कर पर्वतों का निर्माण करते हैं। पिघला मैग्मा प्लूम के रूप में ऊपर उठकर ज्वालामुखीता भी उत्पन्न करता है, तो समुद्र में महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है।
प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों में होती हैं। दूसरा है संरचनात्मक या अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर नई प्लेट का निर्माण करता है। जब यह महासागरीय प्लेटों के नीचे होता है तो मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज। जब यह महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे होता है तो रिफ्ट घाटियों या भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। नई प्लेटों के निर्माण के कारण इसे रचनात्मक सीमा भी कहते हैं। तीसरी है संरक्षणात्मक सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब प्लेट एक दूसरे से रगड़ते हुए गतिशील हों तो इनके सहारे ट्रांसफॉर्म रिफ्ट पाए जाते हैं। चूंकि इनके सहारे ना तो नई प्लेटों का निर्माण होता है ना ही प्लेट का विनाश, अतः इन्हें संरक्षी या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेंट एंड्रियास फॉल्ट इसका उदाहरण है। इस प्रकार 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। पहली सम्मिलन सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरी अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, तीसरी संरक्षणात्मक या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। टेक्टोनिक प्लेट्स की इन्हीं 3 गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं। धरातल पर परिवर्तन आने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला आंतरिक बल या एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा बाह्य बल या एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल एंडोजेनिक फोर्स, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, दीर्घकालिक बल या डायस्ट्रॉफिक फोर्स, दूसरा आकस्मिक बल या सडन फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स या दीर्घकालिक बल पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला वलन या फोल्डिंग, दूसरा भ्रंशन या फॉल्टिंग। आकस्मिक बल 3 प्रकार के हैं, ज्वालामुखी या वल्केनो, भूकंप या अर्थक्वेक और भूस्खलन या लैंडस्लाइड। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण प्लेटों की गति लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। ये आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं जानते हैं। दीर्घकालिक बलों में पहला है वलन या फोल्डिंग। जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़ के बीच में घाटियां बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार या वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। भ्रंशन या फॉल्टिंग, जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव से भ्रंश या फॉल्ट पड़ जाते हैं। इन्हीं भ्रंश या फॉल्ट लाइन के सहारे कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भूभाग हॉर्स्ट या ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, जबकि नीचे धंसा भाग भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहलाता है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व तापी नदियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। जहां पर भूतल कमजोर होता है, एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा हो जाते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को विवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना और स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं।
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी है। दूसरा, सुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फुजियामा तथा इटली का विसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख या क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह पर लगने वाले आकस्मिक बल के कारण होती है। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र या सेंटर कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। एपिसेंटर से भूकंपीय तरंगें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने से तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन एपिसेंटर पर ही होता है। एपिसेंटर से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में भी कमी होती जाती है। आपने सुनामी के बारे में तो सुना होगा। यह समुद्र में उठी बहुत ऊंची विशालकाय और विनाशकारी लहरें होती हैं। जब भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर समुद्र की तलहटी में होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंतः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना या रिक्टर स्केल के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने साल 1935 में किया था। सिस्मोग्राफ का एक हिस्सा ऐसा होता है जो भूकंप आने पर भी नहीं हिलता और अन्य हिस्से हिलने लगते हैं। जो हिस्सा नहीं हिलता वो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता रहता है। इसी के आधार पर सिस्मोग्राफ तैयार होता है, जो भूकंप की सटीक जानकारी हासिल करने में मदद करता है। भूकंप से बचाव। भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। भूकंप के आने पर तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर खड़े हो जाएं। खुले स्थान में नहीं भाग सकते तो किसी मेज, तख्त या ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि कांच की खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। घर में जलती गैस या विद्युत उपकरण तुरंत बंद कर दें। अगर मकान बहुमंजिला है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से या तकिए से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर खड़े हो जाएं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हैं तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं।
बाहर निकलने के लिए पहले वृद्धों, दिव्यांगों तथा छोटे बच्चों को जाने दें और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। भूस्खलन या लैंडस्लाइड चट्टानों, मिट्टी और वनस्पतियों का किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसकना ही भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहलाता है। भूस्खलन एक चट्टान के अकेले टुकड़े से लेकर मलबे के बहुत बड़े तूफान तक के रूप में हो सकता है, जो कई किलोमीटर तक फैल सकता है। भारी मूसलाधार बरसात या भूकंप भी भूस्खलन का कारण बन सकता है। तो ये सभी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण धरातल में होने वाले परिवर्तन थे। हम अगले वीडियो में धरातल में परिवर्तन लाने वाले बाह्य बलों के बारे में जानेंगे।